नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आने वाले आम बजट यानी 1 फरवरी को आने वाले बजट में क्या उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है? किसी को, आम आदमी को उम्मीद रहती है कि टैक्स के मोर्चे पर उसको क्या राहत मिलने वाली है। तो इसलिए आज हम जो शो करने वाले हैं वो बजट 2021 में टैक्स पेयर्स की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतर सकता है उसको थोड़ा समझने और उसको थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शो में 2 खास मेहमान होंगे, उससे बारीकियां समझेंगे उनसे कि आखिरकार इस बजट में आम आदमी के लिए क्या ग्रोथ की वैक्सीन टैक्स के मोर्चे पर आने की कोई उम्मीद है और किस तरीके से क्या फोकस सरकार का रह सकता है। 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, हमारे साथ है वेद जैन साहब, टैक्स एक्सपर्ट, और साथ ही सुनील गर्ग जी भी हमारे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट। वेद सर और सुनील जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु की इस बजट स्पेशल एपिसोड में। तो क्या खास आज हम चर्चा करने वाले हैं शो में। सबसे पहले इसके हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे बजट से क्या है टैक्स पेयर की उम्मीदें, क्या बजट में बढ़ेगा टैक्स छूट का दायरा, टैक्स एक्सपर्ट्स की क्या है बजट से मांगे, साथ ही बजट से उम्मीदें और लागू हुई तो आपको कैसे मिलेगा इसका फायदा। तो सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार पर्सनल टैक्स के मोर्चे पर क्या उम्मीद कर सकता है एक आम आदमी या एक कोई मिडिल क्लास या नौकरी पेशा। वेद सर, आपके पास सबसे पहले आएंगे। इस बार बजट में आपको क्या लगता है क्या खास होने जा रहा है? क्या उम्मीद करे कोई मिडिल क्लास या नौकरी पेशा कि पर्सनल टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत भरी खबर मिलने के आसार हैं? स्वाति जी, ये देखिए, हर चीज उम्मीद पर टिकी हुई है और वर्ष 2021-22 का बजट अपने आप में एक एक्सेप्शनल बजट होगा। वित्त मंत्री जी भी कह रही हैं कि ये एक अभूतपूर्व बजट होगा और अभूतपूर्व सिचुएशन में आएगा। और ये मान के चलना पड़ेगा, ये एक ऐसी परिस्थिति में आ रहा है जब हमारा 2020-21 का लगभग सारा वर्ष कोविड में निकल गया, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई, डिक्लाइन हो गया और बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें, बहुत सारे लोगों की जॉब पे बहुत सीरियसली इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और उसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट है। तो इस परिस्थिति में 2021-22 का बजट पे सारा फोकस, जो आपने कहा कि जैसे हम कह रहे हैं कोविड वैक्सीन का था, तो ये ग्रोथ वैक्सीन वाला बजट होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम पर्सनल टैक्सेस को इस तरह से फाइन ट्यून करें जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिले और साथ ही साथ लोगों को ये मौका मिले कि जो आज की डेट में संकट आ रहा है उससे बाहर कैसे निकल कर जाएं। आपका एक पहला सवाल था कि क्या टैक्स ब्रैकेट में छूट मिलने की उम्मीद है। मेरा पहला सवाल इसमें जो मैं समझता हूँ, वित्त मंत्री जी ने लास्ट ईयर टैक्स के अंदर छूट दी थी और एक ऑप्शन दिया था नए टैक्स रेट बना के, और उसमें उन्होंने कहा था मैं इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे। उन्होंने 5 लाख तक की इनकम को छूट रखी, 5 से 7.5 तक 5%, 7.5 से 10 तक 10%, ऐसा उन्होंने एक टैक्स के स्लैब बनाए थे और छूट नहीं दी थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स पेयर के हाथ में और पैसा देने के लिए जरूरी है कि इस टैक्स स्लैब के जो रेट उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किए थे उसको वो रेगुलर टैक्स स्लैब में कन्वर्ट कर दें और साथ ही साथ जितनी डिडक्शन एग्जम्पशन जो एटीसी की मिलती है वो उसको रेस्टोर उसमें भी दे दें। वो अपने आप में एक टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत हो। इसके साथ साथ 3-4 चीजें जो कोविड से जुड़ी हुई हैं वो बहुत जरूरी हैं इस समय इस बजट में एड्रेस करने की। अभी हम सबको पता है कि आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर की एक छूट मिलती है। इंडिविजुअल को 25,000 की मिलती है, एक्सपेंडिचर का 50,000 की फैमिली को मिलती है। सीनियर सिटीजन के नाम की अलग से 25,000 की छूट मिलती है और एक डिपेंडेंट के नाम 25,000 की मिलती है। लगभग 1 लाख रुपए तक की छूट बन सकती है फैमिली की, जो ओवरऑल मिलती है। हम सबको पता है कि वर्ष 2020-21 में कोविड ने बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत सारा मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ। तो स्वाभाविक है कि इसका जो खर्चा है वो 21-22 में भी चलेगा और 22-23 में चलेगा। तो वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध रहेगा कि ये इस छूट को बढ़ा के डबल करें और ये अच्छा रहेगा कि इस छूट को बढ़ा के वर्ष 2020-21 के लिए भी लागू कर दें, क्योंकि उस साल में भी लोगों का बहुत सारा खर्चा इस पर हुआ है। एक बहुत बड़ी लोगों की संख्या इसकी अफेक्टेड रही है, कोविड के खर्चे बहुत सारे हुए हैं और इसको बढ़ा देना चाहिए। मैं साथ आपकी इस साथ बात मेरा को एक और थोड़ा सा दोबारा से जी
जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास इस पे चर्चा और करना चाहती हूँ। इस बीच सुनील जी से भी इस पर एक राय ले लेती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मेडिकल या फिर जो मेडिकल सेक्टर है या फिर जो इंश्योरेंस है उसको लेकर इस बार सरकार का पूरी उम्मीद है खास फोकस हो, और टैक्स में भी जो आपका जो प्रीमियम होता है, जो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसके प्रीमियम पर जो राहत है, जो टैक्स छूट है, उसको बढ़ाने की उम्मीद यहाँ पर जरूर एक जो टैक्स पेयर लगाए बैठा है। लेकिन जो हम टैक्स स्ट्रक्चर की, पर्सनल टैक्स की बात करें सुनील जी, जैसा कि वेद जी भी कह रहे हैं, पिछले साल 2 टैक्स स्ट्रक्चर का ऑप्शन एक टैक्स पेयर के पास जरूर आया, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि 2020 एक कोई मामूली साल नहीं था किसी के लिए भी, काफी ज्यादा चुनौतियों का हम सबको सामना करना पड़ा। तो जो नया टैक्स रिजीम है, क्योंकि कोई छूट उसमें किसी आम टैक्स पेयर को नहीं मिलती है, कई ऐसी रियायतें हैं जो कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में है, वो नए टैक्स स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है, तो क्या उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए स्वाति, जब पिछली बार टैक्स रिजीम नया आया था तब भी हमने एक बात कही थी कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली का है और जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, एक जैसे सैलरीड एम्प्लॉई की हम बात करते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपये की, एटीसी में वो छूट लिया करता था, और एक हाउस रेंट अलाउंस, ये 3 ऐसी डिडक्शन हुआ करती थी कि जो हर आदमी क्लेम करता था। अब आपने नए रिजीम में सबको बना कर दिया तो उसको लगता है कि मुझे नए रिजीम में जाने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा। जैसे वेद जैन साहब ने भी कहा कि मुझे लगता है कि अब मिडिल क्लास की बारी है, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट का जो टैक्स है वो तो 30 से घटा के 22 कर दिया था पिछली बार, लेकिन मिडिल क्लास को आपने कुछ भी नहीं दिया। तो अगर जो नया टैक्स रिजीम है उसमें कम से कम ये 3 छूटें रीइंस्टेट कर दी जाए, एटीसी की और स्टैंडर्ड डिडक्शन की और हाउस रेंट अलाउंस की, तो उससे बहुत बड़ा राहत का कार्य मिल सकता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने ये बात तो मान ली है कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अब भूतपूर्व बजट आएगा और एक्सेप्शनल सिचुएशन से ही एक्सेप्शनल सॉल्यूशन भी निकलते हैं। सरकार को ये शायद एहसास हो गया है कि हमें अपने खर्चे ही बढ़ाकर, हमें अब टैक्स की कलेक्शन शायद कम हो, लेकिन अगर हम खर्चे बढ़ाते हैं, सेविंग्स बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। दूसरा, मैं जो सवाल जो मैं समझता हूँ, शायद सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर जो पिछली बार चेंजेस किए हैं कि लिस्टेड इक्विटी पे तो आपने 10% का टैक्स लगा दिया, लेकिन जो अनलिस्टेड इक्विटी है वहां पर अभी भी टैक्स रेट बहुत ज्यादा है और सरचार्ज भी वहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि 42.74% पड़ता है। वहां जाकर कहीं ना कहीं सरकार सोचती है कि अगर कैपिटल मार्केट वही नहीं है जो लिस्टेड इक्विटी में काम करते हैं, अनलिस्टेड इक्विटी में भी काफी काम होता है, वहां पर भी लगता है कि सरकार शायद कोई रिलीफ या कोई राहत देने का काम करेगी। बिल्कुल, ये जो पूरा बजट, जो कि वित्त मंत्री जी भी कह रही हैं कि ये बहुत ही अलग बजट होने वाला है, जरूरी भी है क्योंकि सरकार के सामने इस बार चुनौतियां भी हैं। वे जैन जी, हम समझ रहे हैं कि सरकार के सामने बढ़ता वित्तीय घाटा है, बढ़ती महंगाई एक समस्या है, रोजगार की समस्या है। हमने देखा कि लॉकडाउन उसके बाद कई लोगों ने अपने रोजगार खोए, रेवेन्यू कलेक्शन की आपने बात की, उससे की समस्या से भी अभी फिलहाल सरकार को दो चार होना पड़ रहा है, और कोविड से जो ओवरऑल सुस्त हुई हमारी इकोनॉमी की रफ्तार है, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंजम्पशन का, मतलब खपत बढ़ाने का जो सरकार का प्रयास है, वो किन फैसलों से पूरा किया जा सकता है? हमने एक फैसला सरकार की तरफ से एलटीसी स्कीम जो वाउचर लेकर आई सरकार, उसने कहा कि आप खर्च या तिगुना खर्च कीजिए, उससे कंजम्पशन में बढ़ोतरी या बढ़ावा देने में काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको लगता है ऐसी ही स्कीम्स और लाकर सरकार कंजम्पशन में बढ़ावा देने का अपना ये जो लक्ष्य है वो पूरा कर सकती है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही स्वाति जी। देखिए, सरकार ने अभी 3 महीने पहले ये घोषणा की थी कि एलटीसी की स्कीम पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए की, फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्सटेंड की, और उसमें ये शर्त रखी कि जो आपको एलटीसी मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, बशर्ते आप 3 गुना खर्चा करें और जिसपे जीएसटी 12% से ज्यादा दे। मेरा कहना है कि पहले तो इस स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना चाहिए कि 3 गुना खर्चा करना अपने आप में अस्वाभाविक लगता है, इतना नहीं करें। अगर 2 गुना खर्चा का भी रखेंगे तो ये स्कीम ज्यादा कामयाब होगी। सेकेंडली, जब हम ये स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, क्यों नहीं ये स्कीम हम सभी टैक्स पेयर को, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो छोटे रोजगार करते हैं, रिटेल ट्रेड करते हैं, उनको भी दे दें, क्योंकि उनको भी एक अमाउंट फिक्स कर दें। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के केस में सरकार ने कहा है कि 36,000 या 48,000 की फिगर रहेगी जिसके ऊपर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो आप ये कह दें कि अगर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय
जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो रिटेल में है, वो भी अगर ये 48,000 रुपए का ऐसा खर्चा करता है साल के अंदर, उसके 3 गुना खर्चा करता है, तो उसे 48,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। इससे अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन के अंदर। हम हर एक को एनकरेज कर रहे हैं कि आप 12% जीएसटी से ज्यादा चीज को परचेज करें, और आपने आइटम आइडेंटिफाई किए कि ये आइटम होनी चाहिए, तो उससे देखिए ऑटोमोबाइल को, इलेक्ट्रॉनिक को, और जो और के घर का आपके हैं जो आपने प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और सरकार को भी इनडायरेक्टली नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो टैक्स, मैं ये मान के चलता हूँ कि 33% टैक्स भी सरकार इंडिविजुअल के ऊपर खोती है, तो सरकार 2 गुना खर्चा करा के और 12% जीएसटी 24% की सरकार वहां पे कवर करके ले जाएगी उस खर्चे को कराने के लिए, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं आएगा। तो यह एक अपने आप में कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए, जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एलटीसी दे सकते हैं, ये देने की कर सकते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी ये सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी के साथ मेरा एक सजेशन और भी है जो मैं इसी के साथ साथ जो देना चाहता हूँ। अब आपने देखा कोविड 2021 ने वर्क फ्रॉम होम को एक नया कल्चर क्रिएट कर दिया है, और जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो एक एम्प्लॉय जो घर पे बैठ के काम करता है, वो अपने घर पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, अपनी एयर कंडीशनिंग यूज करता है, अपना फर्नीचर यूज करता है, अपनी चाय पीता है, अपने स्नैक्स खाता है, और अपने घर के ही सारे साधन, चाहे उसके बच्चे करें या फैमिली करे, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में काम करता है तो सारे खर्चे, ऑफिस की लाइट है, ऑफिस की एयर कंडीशनिंग है, ऑफिस का फर्नीचर है, ऑफिस की चाय है, स्नैक्स है, वो सब एग्जाम्प्ट होते हैं। तो क्यों ना एक गवर्नमेंट इसी के नाम की वर्क फ्रॉम होम के नाम का एक स्पेशल एग्जाम्पशन दे कि जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में इस नाम की पेमेंट करेगा अप टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना, उसके डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। इससे भी बहुत बड़ी एक पहली बात तो इससे एक डिमांड क्रिएट होगी कि आप ये कहेंगे कि जो आप खर्चे कर रहे हैं आपको एक परसेंटेज लगा के इसमें की जा सकती है। सेकेंडली, जो कोरोना से लड़ने की लड़ाई है जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, अगर आपका काम घर से चल सकता है तो आप घर से करिए, क्योंकि मैं घर में बैठ के अगर काम करता हूँ अपने ऑफिस का, तो नेचुरली मैं घर की बिजली यूज कर रहा हूँ, घर की एयर कंडीशनिंग यूज कर रहा हूँ, उसका फर्नीचर जो टेबल चेयर यूज कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कंबल मिले, तो ये अपने आप में छूट देने की बहुत सख्त जरूरत है इसके बारे में। बिल्कुल वेद जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, क्या इसकी जरूरत अभी है? और आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी भी कई कंपनीज ऐसा सोच रही है कि अगर घर से मतलब वर्क फ्रॉम होम से मैनेज चीजें हो रही हैं, क्या उस पर भी एक अलाउंस देने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑफिस के रिसोर्सेज यूज नहीं करके आपने घर के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसका एक और पहलू है सुनील जी, वो ये है कि खबर ये भी बीच में आ रही है कि क्या कोविड सेस लग सकता है जो हायर इनकम ग्रुप्स है, क्योंकि हमें मालूम है कि बीच में जो मानिए फॉर एग्जांपल जो रेस्टोरेंट होते थे, जो डिलीवरी आपके घर पे करते थे, वो कोविड सेस लगाते थे। तो कोविड सेस जैसी कोई चीज क्या आने का कोई ना कोई संकेत यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए स्वाति, जैसे अभी वेद जैन साहब ने कहा कि अब ये टाइम जो है वो टैक्स लगाने का नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा देने का है, कंजप्शन बढ़ाने का है। जैसे सरकार एक स्कीम लेकर आई है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसका पर्पज भी ये है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको 4 से 6% इंसेंटिव देंगे। और सरकार ये मानती है कि जब इतनी प्रोडक्शन होगी, 40 लाख करोड़ की जाकर कंजप्शन होगी, तो उसमें जो GST आएगा उससे हम कवर कर लेंगे। तो अब इनोवेटिव आइडियाज की दरकार है, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा पैसा दीजिए और ज़्यादा कंजप्शन होगी तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, क्योंकि इकोनॉमी का सेक्टर चलता इस तरह से है, जितना इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उतना ही टैक्सी कलेक्शन बढ़ेगी। तो सरकार के पास में आज की डेट में सिचुएशन यही है कि ज़्यादा खर्चा कीजिए, ज़्यादा कंजप्शन कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोविड सेस जैसी चीज़ अभी आनी चाहिए, क्योंकि हर बजट से पहले हम 2 बातें जरूर सुनते हैं, तो एस्टेट ड्यूटी वापस आ रही है और नया जो अभी फोकस है कोविड सेस का, मुझे नहीं लगता कि अभी कोविड सेस लगाने की कोई जरूरत है। जी बिल्कुल। तो उम्मीदें बहुत सारी है, चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं, और बजट 2021 अपने आप में बहुत ही ग्रोथ की वैक्सीन देने वाला बजट हो, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम सीनियर सिटीजन्स की भी बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या उम्मीद रख सकते हैं इस बजट में टैक्स के मोर्चे पर। महिलाओं की भी हम चर्चा करेंगे और इंडस्ट्री की भी मांगों पर हम करेंगे फोकस। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु।
आप देख रहे हैं मनी गुरु बजट 2021 की ये खास पेशकश, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि क्या टैक्स के मोर्चे पर इस बजट में मिलेगी ग्रोथ की वैक्सीन। हमारे साथ है दो खास मेहमान, सुनील गर्ग जी है टैक्स एक्सपर्ट और साथ ही वेद जैन जी हमारे साथ हैं, वो भी टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जी, सीनियर सिटीजन्स को काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं हर बजट से और हर बार बजट निराश भी नहीं करता है सीनियर सिटीजन्स को। इस बार क्या खास हम एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं? कोई नई स्कीम या कोई किसी नई तरीके की कोई रियायत? हाँ, पहले तो मैं स्वाति जी, वो जो गर्ग साहब से लास्ट टाइम पर अभी बात छेड़ी थी आपने सेस की, इसको थोड़ा सा जोड़ दूं, उसके अंदर क्लैरिफाई कर दूं। आज की डेट में 37% सरचार्ज लगता है और उस पर 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस लगा हुआ है। अब आपने इनकम टैक्स के ऊपर 37% सेस लगा लिया, टैक्स सरचार्ज लगा लिया, इससे ऊपर क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि जो स्कोप आपके ऊपर सेस लगाने का, तो वो तो आपने ऑलरेडी एडजस्ट किया होगा। तो मैं नहीं समझता कि सेस और कोई लगने की कोई वजह और लगना चाहिए, क्योंकि 37% अपने आप में बहुत बड़ा सरचार्ज है। अब आपने पूछा सीनियर सिटीजन, देखिए सीनियर सिटीजन का मेरा ऐसा मानना है कि पिछले बजट से काफी निराशा रही थी सीनियर सिटीजन को, क्योंकि जो नया स्ट्रक्चर आया था उसके अंदर उनको कंसेशन नहीं मिली। आज की डेट में भी सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख की 3 लाख की एक एग्जम्पशन मिलती है और बड़े वेरी सीनियर को 5 लाख तक की मिलती है। मेरा कहना है इस बजट में अगर सीनियर सिटीजन के साथ न्याय करना है तो दो चीजें करने की बहुत सख्त जरूरत है जो सीनियर सिटीजन को साथ करनी चाहिए। एक तो सीनियर सिटीजन के लिए वर्ष 2020-21 में इंटरेस्ट रेट गिरने से जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उसकी इनकम का साधन काफी कम हो गया है। जो एफडी 7, 8, 9% में बनती थी, आज की डेट में सीनियर सिटीजन को वो सिर्फ 5% या 5.5% की एफडी मिलती है, यानी कि उसकी इनकम में लगभग 30 से 40% की कमी हो गई है। खर्चों में कोई कमी नहीं हुई है। तो बजट में टैक्स के अलावा सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की सीनियर सिटीजन की स्कीम बना के 20 या 25 लाख रुपए की एफडी में 8% तक का इंटरेस्ट देना चाहिए। वो स्कीम कैसे बनाए सरकार, उसको लगाना चाहिए। दूसरा, सीनियर सिटीजन पे जब से डिविडेंड इनकम को टैक्स करने की छूट बात हो रही है, तो डिविडेंड के नाम की कोई एग्जम्पशन नहीं है। बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट की 50,000 रुपए तक की सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है 80 टीटीबी में, और दूसरे नागरिक को मिलती है 10,000 रुपए की। मेरा कहना है कि डिविडेंड इनकम भी जो लोगों ने सीनियर सिटीजन ने इन्वेस्ट की है, उसको आज की डेट में टैक्स करना 25, 30, 40% पे टैक्स करना अपने आप में ठीक नहीं है। तो सीनियर सिटीजन को राहत देनी चाहिए। 50,000 की जो बैंक इंटरेस्ट की छूट है, उसके अंदर डिविडेंड की छूट भी आनी चाहिए और बाकी नागरिकों को 10,000 के अंदर डिविडेंड इनकम की भी छूट मिलनी चाहिए। तीसरी बात, जो स्लैब है आज की डेट में, आप क्या सीनियर सिटीजन, एक आम नागरिक का 2.5 लाख रुपए और सीनियर सिटीजन का सिर्फ 3 लाख रुपए, तो उसको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। तो और 5 लाख रुपए तक का वेरी सीनियर सिटीजन का है। मेरा ऐसा मानना है सीनियर सिटीजन की इनकम कम होने की वजह से जो हो रही है, और डिविडेंड इनकम के एग्जम्पशन के अलावा ये जो एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड है, ये 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख और 5 लाख से बढ़ा के वेरी सीनियर सिटीजन के केस में 7.5 लाख कर देनी चाहिए। उनको ये बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की आज की डेट में जो परिस्थिति है, हमारे कंट्री की डेमोग्राफी वैसे ठीक है, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव कर रही है, तो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन आर इंक्रीजिंग जी, और उनकी हेल्थ और उनकी डिमांड और जरूरतें और आज की डेट में सोशल फैब्रिक को देख के उनकी इंडिपेंडेंस और इनकम वो को ध्यान में रखते हुए उनको छूट देने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मोर्चे पर उम्मीद है कि बजट 2021 में कुछ राहत मिले। महिला वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करेंगी तो महिलाओं की उम्मीदों पर भी उन्हें खरा उतरना है, तो महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कैसे फैसलों की उम्मीद करें सुनील जी? देखिए स्वाति जी, महिलाओं को सेविंग्स की बहुत ज्यादा आदत होती है, और जैसे वेद जैन साहब ने भी कहा कि अगर आप सीनियर सिटीजन की एक जैसे स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहां 15 लाख रुपए तक आपको 8% का ब्याज मिलता है, ऐसी कोई स्कीम महिलाओं के लिए आए कि जहां पर महिलाएं सेविंग्स कर सकें। और सेविंग्स के दो फायदे होंगे, जहां सरकार को पैसा मिलेगा और वहां पर उसके हाथ में इनकम भी आएगी। और दूसरा मेरा मानना है कि सुकन्या समृद्धि योजना, जहां पर अभी एंट्री की एज 10 साल है, अगर आपकी बिटिया 10 साल की है तभी तक आप उसको एंटर कर सकते हैं, उसको बढ़ाकर आप 15 साल कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, ज़्यादा बेटियां उसमें आप शामिल कर सकें। और तीसरा, जो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम ला रखे हैं, वो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जब आप उसको बीच में रिडीम करवाते हैं तो उस पर टैक्स लग जाता है। सरकार को चाहिए कि उसकी टैक्स की भी उसको छूट दी जाए, ताकि महिलाएं उसमें ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो कम से कम महिला वित्त मंत्री से महिलाएं ये तो उम्मीद कर सकती हैं कि हमारे लिए एक ऐसा कोई प्रोविजन हो जो स्पेशल महिलाओं के लिए हो। अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो विशेषकर महिलाओं के लिए है।
तो महिलाओं का भी खास ख्याल रखने का पूरा जिम्मा वित्त मंत्री साहिबा के कंधों पर है कि उनके लिए स्पेशल स्कीम लाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी बचत हो पाए और इन्वेस्टमेंट के लिए वो ज्यादा प्रेरित हो, तो ऐसे कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जाएं इस बार बजट में। कॉर्पोरेट्स को तो नाराज नहीं किया जा सकता और कॉर्पोरेट के लिए स्पेशल कदम उठाना जरूरी भी है। वे जैन जी, तो सरचार्ज की एक दिक्कत या जो है वो कॉर्पोरेट को हमेशा रहती है, तो इस बार कुछ लग रहा है इस मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, कॉर्पोरेट के बारे में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो तो लास्ट ईयर काफी हद तक ठीक कर दिया गया। मेरा ऐसा मानना है कि 22% का रेट जो सरकार के साथ 25 पड़ता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15% है, वो अपने आप में एक रीजनेबल है, अच्छा रेट है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ है। लेकिन जो दूसरी जो एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट का, जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, डिविडेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के वो लगाया हुआ है, आज की डेट में अगर हमें ग्रोथ लानी है और वर्किंग करनी है तो उसके बारे में, डिविडेंड इनकम के बारे में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भाई डिविडेंड इनकम को आप आज की डेट में 30 + 37% के सरचार्ज पे टैक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। और ये मान के चलिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए बाहर से निवेश आना, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे का होना, ये अपने आप में आने वाला है। अब इसके अंदर दो रास्ते हैं सरकार के, एक तो टैक्स रेट कम करके एग्जम्पशन को विड्रॉ करे और एक टैक्स रेट बढ़ा के गए कि एग्जम्पशन आपको मिलती रहेंगी। अब आपको कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करके इसके बारे में वर्किंग करनी पड़ेगी। डिमांडें तो बहुत है कॉर्पोरेट की, लेकिन मैं ये मानूंगा कि 2021-22 का वर्ष वित्त मंत्री के लिए बहुत कठिन वर्ष है, क्योंकि उनको फिस्कल डेफिसिट का भी बैलेंसिंग करनी है, उसको ओवरऑल ग्रोथ भी लानी है और पैसा भी चाहिए सरकार को चलाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट के लिए कोई बहुत ज्यादा छूट आने वाली है। जो थोड़ी सी एग्जम्पशन जो सनसेट क्लास लगी हुई है, जैसे 115BB में मैन्युफैक्चरिंग की है, उसका पीरियड बढ़ाया जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने 2023 का वर्ष रखा है, उसका पीरियड बढ़ाया जा सकता है। उसका कारण स्वाभाविक है कि बस 2021 में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट को जो एग्जम्पशन का जो क्लासेस हैं उसका टाइम पीरियड बढ़ाने की बात की जा सकती है। दूसरा, रियल एस्टेट एक सेक्टर एक ऐसा है जो अपने आप में अनस्किल्ड लेबर के लिए बहुत भारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, कॉर्पोरेट को बूस्ट देने के लिए आपको रियल एस्टेट सेक्टर के एग्जम्पशन और जो उसकी बेनिफिट हैं, जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग के, छोटे मकानों के, और उसके साथ जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर को उसकी जो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन मिलती है, जो निवेश की एग्जम्पशन मिलती है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि कॉर्पोरेट को भी खुश होगा, ग्रोथ भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। क्योंकि आज की डेट में ये मान के चलिए, कोविड से सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड है तो अनस्किल्ड लेबर है। हमने माइग्रेंट लेबर का हाल भी देखा और वो भी देखा। कोई व्यक्ति भी कहीं भी कोई चैरिटी पे, डोनेशन पे जीना नहीं चाहेगा, वो कमा के जीना चाहता है, तो उसको जॉब मिलेगा। और रियल एस्टेट सेक्टर कि हम तो उसके बारे में कितना ही सोचें, ये मान के चलना पड़ेगा कि वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अनस्किल्ड लेबर को। तो उसके ऊपर बहुत जरूरी है फोकस करना। और एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होती है तो देश की समस्या हल होती है, कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और उससे इकोनॉमी का व्हील बहुत तेजी से मूव करता है। तो कहीं ना कहीं भी कॉर्पोरेट के लिए उसकी कंसेशन देनी बहुत सख्त है। तो फोकस कहाँ रह सकता है इस पूरे बजट में? जैसा वे जैन जी कह रहे हैं और साथ ही सुनील जी भी कह रहे हैं कि एक तो कंजम्पशन बढ़ाने पर जोर है, रोजगार डेफिनेटली जो समस्या है उसको बढ़ाने पर, हेल्थ इंश्योरेंस यानी जो हेल्थ सेक्टर है उस पर खासा फोकस रहने की पूरी उम्मीद है। अर्थव्यवस्था को ग्रोथ का डोज देने के लिए इस बार कई हम महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनकी उम्मीद करें। और टैक्स पेयर डेफिनेटली इस बार चाहते हैं कि उन पर टैक्स का बोझ और ज्यादा न बढ़े हमारी वित्त मंत्री जी से। बहुत शुक्रिया वे जैन जी और साथ ही सुनील जी, हमारे साथ आप शो में शामिल हुए और क्या बजट से उम्मीदें रख सकते हैं उस पर आज खास चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।